हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साइंटिस्ट क्लासेस। तो आज फ्रेंड्स हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उसको यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए आइए देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अपनी प्रैक्टिस सेशंस को कंटिन्यू रखते हुए हम आज इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्रश्नों को देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अक्सर ये सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए प्रैक्टिस करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चारों ऑप्शंस में है, पहला मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बी ऑप्शंस में बाघ, तेंदुआ, सांड, सी ऑप्शन सांप, रेशम कीट, छिपकली और डी ऑप्शन है चील, गरुड़, गिद्ध। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि फ्रेंड्स इनकी जो दृष्टि होती है फ्रेंड्स ये हमसे किसी भी जीव से ये 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स अक्सर क्वेश्चंस सीटेट में बहुत बार रिपीट किया है और बहुत बार पूछा है एनवायरमेंटल स्टडीज में। तो फ्रेंड्स इसका हम व्याख्या सहित भी यहाँ पर प्रश्नों के साथ-साथ हम उनको डिटेल में व्याख्या सहित भी एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमको उस क्वेश्चन से रिलेटेड और एडिशनल जानकारी हमको यहाँ पर मिलती रहेगी। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप मान लीजिए ये नहीं करता है या घुमा के पूछ लेता है, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन के जो मैं यहाँ क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सॉल्व करा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि उससे जुड़ी और भी चीज़ें आपको अगर मतलब कि मिल जाती है, तो एक क्वेश्चन के साथ-साथ आपके 4-5 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए कि लैंग्वेज चेंज करके और घुमा के उसी के अंदर से अंदर पूछ लिया फ्रेंड्स, तो आपको उस चीज़ की प्रिपरेशन पहले से रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसलिए मेरा जो मोटिव है कि आपका सीटेट इस बार क्वालीफाई कराना ही कराना है हर हाल में। तो मैं इस जो प्रैक्टिस सेशन को जो करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप क्लास को कंटिन्यू देखिए और इस जो कंटिन्यू क्लास के साथ-साथ आप इस प्रैक्टिस सेशन को बार-बार सुनिए। बार जितना सुनेंगे फ्रेंड्स आप उतना आपको ये लर्न हो जाएगा। आपको अगर आप बुक उठा के नहीं भी पढ़ रहे हो, तो खाली इस सेशंस को आप देख लोगे इस वीडियो को, तो आपके क्वेश्चंस आपको काफ़ी कुछ हद तक याद हो जाएँगे। ठीक है फ्रेंड्स? आप बार-बार आप सुनेंगे तो और उसको आपको माइंड में ऑब्ज़र्व हो जाएगा। फ्रेंड्स क्योंकि हमको हमने अब 4 स्किल्स हमने देखा ही है, एलएसआर, डब्ल्यू फ्रेंड्स। तो लिसनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। लिसनिंग के साथ फिर स्पीकिंग, फिर राइटिंग या रीडिंग के साथ इस राइटिंग करते हैं, यानी 4 स्किल्स हमारी होती है फ्रेंड, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो जो लिसनिंग होती है फ्रेंड्स वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी चीज़ के लिए। तो जब तक हम अगर हम लिसनिंग करेंगे, उसको सुनेंगे, बार-बार सुनेंगे, तो वो हमको याद हो जाएगी फ्रेंड्स। अगर आप बुक उठा के प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चंस नहीं भी सॉल्व कर रहे हो, तो आप खाली ये सेशंस को देख लोगे, तो आपके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएँगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये हम देख लेते हैं इसका व्याख्या भी। तो निम्न जीवों समूहों में से मनुष्य से 4 गुना, देखिए फ्रेंड, अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया कि मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख पाने पाने में सक्षम कौन से जीव होते हैं? तो आपको पता हो जाएगा चील, गरुड़, गिद्ध। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएँगे आपके। अब आइए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बाँस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। मतलब कि यह जो राख होती है भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। तो भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये कौन सी खेती होती है फ्रेंड्स? तो ये खेती होती है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, सिंचाई खेती, सहकारी खेती, झूम खेती या सीढ़ी नुमा खेती।
तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये सबसे सही है क्योंकि ज़ूम खेती इसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेतों को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। फिर उसमें क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं उगाया जाता है और इस भूमि में बाँस या अन्य खरपतवार जो होते हैं वो उगाते हैं। मान लीजिए कोई जो खरपतवार हैं वो उगा जाते हैं, तो उनको उखाड़ा नहीं जाता है बल्कि उन्हें काट कर जला दिया जाता है और यही राख जो होती है फ्रेंड्स, वो क्या बन जाती है, वो खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में बन जाती है और ये भूमि को उपजाऊ बना देती है। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसे ही हम इस तरह की खेती को जो करते हैं, तो उस खेती को का नाम होता है ज़ूम खेती। ठीक है फ्रेंड्स? आइए देख लेते हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन और करके। इस ज़ूम कृषि पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये तो पूछा ही है फिर, अब इससे ही पूछ लेगा कि ज़ूम खेती कहाँ पर प्रचलित है? अगर इस तरह से पूछ लिया क्वेश्चंस, तो आपके एक क्वेश्चंस के साथ-साथ 2-3 क्वेश्चंस आपको इसमें कंप्लीट हो रहे हैं और उसका आंसर आपको पता हो जाएगा। तो ज़ूम कृषि पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। अब इसका नाम पता मान लीजिए पूछ लिया कि ज़ूम कृषि कहाँ पर प्रचलित है, तो आपको पता हो गया पूर्वी भारत में। ठीक है फ्रेंड्स? इसीलिए मैं यहाँ व्याख्या सहित प्रश्नों को आपको हल करा रहा हूँ कि ताकि उससे रिलेटेड आपको और एडिशनल जानकारी मिल जाए। ठीक है फ्रेंड? ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है। फ्रेंड्स, और इस तरह की डिस्क्रिप्शन टाइप के क्वेश्चंस लंबे-लंबे लिख देते हैं सीटेट में, अक्सर क्वेश्चंस पूछ लेता है और कब अब तो ये खाली एक पैरा में लिख देता है, लेकिन फ्रेंड अब क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जैसे पूछ लिया झूम कृषि भारत में अत्यधिक मतलब कि झूम कृषि कहाँ पर अत्यधिक प्रचलित है और उससे रिलेटेड इसी पैरा में से जैसे ये पूरा लिखा ना कि एक फसल को काटने के पश्चात खेतों को वर्षों में के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। एक एक ऑप्शन ये बना दिया, फिर पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है, फिर उसमें उससे रिलेटेड इस भूमि में बाँस बाँस या अन्य खरपतवार को जो भी कुछ उग आता है ये लिख दिया, फिर उसको उखाड़ा नहीं जाता। इस तरह 4 ऑप्शंस बना देगा या 3 ऑप्शंस बना देगा और 1 ऑप्शंस नेगेटिव बना देगा जो इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। तो आप उन तीनों का ए, बी, सी ऐसे डी करके ऑप्शंस बना मतलब कि एक ऑप्शंस में ए, बी, सी सही है, एक ऑप्शंस में मतलब कि एक नेगेटिव वाले ऑप्शंस को ऐड करके दे देगा। तो इस तरह के अब मतलब कि क्वेश्चंस पूछने लगा है न्यू ट्रेडिशन के हिसाब से। तो आप सब तरह से प्रिपेयर रहोगे। क्यों प्रिपेयर रहोगे? क्योंकि उससे एडिशनल आपको जानकारी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ और आप खुद भी सुन रहे हो और आपको दिमाग में वो बैठ रहा है, तो आपको उससे रिलेटेड एडिशनल जानकारी जब हो जाएगी, आपको पता हो जाएगा कि इसके अंदर क्या है, क्या नहीं है, तो आप उस जब क्वेश्चंस को पढ़ोगे और उसके आंसर को मान लीजिए जिस तरह से भी आंसर देगा, तो आप उसमें आप आराम से ढूँढ के उसको क्लिक कर दोगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इसीलिए मैं व्याख्या सहित आपको प्रश्नों को यहाँ पर करा रहा हूँ। तो वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है, तत्पश्चात खेती की जाती है तथा उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। ऐसी कृषि को क्या कहते हैं हम? ज़ूम कृषि। ठीक है फ्रेंड्स? जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी बीन बजाता है, तो साँप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर-उधर घुमाता है। उस आपके विचार से साँप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो 4 ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर या उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो फ्रेंड्स जो ये बी ऑप्शंस है फ्रेंड्स, ये सबसे सही है। क्यों? क्योंकि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके साँप अपनी मतलब कि अनुक्रिया करता है, मतलब प्रतिक्रिया देता है उस पर। ठीक है फ्रेंड्स? आइए देख लेते हैं इसको। जब कोई सपेरा बीन बजाता है, तो उस बीन के द्वारा उत्पन्न कंपनों से साँप अनुक्रिया कर अपने सिर को हिलाता है। ठीक है फ्रेंड्स? जिसे सामान्यतः लोग साँप को नृत्य करता हुआ समझते हैं। ठीक है फ्रेंड? अब आइए फ्रेंड्स, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है सत्य। ऑप्शन ए सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड, परिवार तो बहुत तरह के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं, विचारों ऑप्शंस देख लेते हैं, जो सबसे सही आंसर होगा उसी को हम क्लिक करेंगे। सही नहीं, बी ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ये भी ऑप्शंस कुछ ठीक नहीं लग रहा है फ्रेंड।
अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन हमें सबसे सही लग रहा है फ्रेंड्स। डी ऑप्शन देख लेते हैं, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। नहीं, सी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं, अतः परिवार में केवल माँ पिता और बच्चों का सम्मिलित होना गलत है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देख लेते हैं, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रवृत्ति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो कौन करता है भोजन को पचाने में सहायता करता है? तो जो मानव के पेट में जो आमाशय रस की जो प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार की होती है? क्षारीय होती है या उभयधर्मी होती है या उदासीन होती है या अम्लीय होती है? तो फ्रेंड्स हमारी जो पेट में जो आमाशय रस की प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय होती है। मानव पेट में अमाशय रस की प्रवृत्ति अम्लीय होती है जो भोजन के पाचन में सहायक है। वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे एसिटिक अम्ल यानी सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। जिस पदार्थों या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की अधिकता से होने वाली बीमारियों को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, कक्षा थर्ड के एक शिक्षक ने कक्षा थर्ड के जो बच्चे होते हैं उसमें एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। ठीक है फ्रेंड्स। ये शिक्षिका ने अपने बच्चों से कहा, ये प्रतिक्रिया मतलब कि प्रतिक्रिया करने को। ठीक है। जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि इस तरह के पौधों को दे दिया और उनको वर्गीकृत करने के लिए कह दिया, मतलब सबको मिक्स करके दे दिया और उसमें से कहा कि बच्चों इनमें से नीम का पौधा अलग कर दो, नींबू का पौधा अलग कर दो, आम का पौधा अलग कर दो, तुलसी का पौधा अलग कर दो, पुदीना का पौधा अलग कर दो। तो इस तरह से एक्टिविटी करने को शिक्षिका ने बच्चों से कहा। तो कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों को मतलब कि अलग करना था। ठीक है। बी, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए ऑप्शन क्या को सही माना और समूह बी को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो ए ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप बी ऑप्शन यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सी ऑप्शन से बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। डी ऑप्शन अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसमें चारों ऑप्शंस में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है? तो वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है और स्वीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो ए ऑप्शन हमें सबसे सही लग रहा है फ्रेंड्स। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन भी। ठीक है फ्रेंड्स। बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि को दवाओं के गुण वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों में बांटना था। ठीक है फ्रेंड्स। यह वर्गीकरण का काम विशिष्ट एवं स्वीकृत होता है। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से इनका ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, ये तो जरूरी है फ्रेंड्स कि बच्चों का हम क्योंकि बच्चों की रुचियों का हम ध्यान नहीं करेंगे तो फिर क्लास हम फिर बच्चे फिर वो बोर हो जाएंगे, वो क्लास में आएंगे नहीं। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये हमें अच्छा लग रहा है। तो लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे और इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो देखिए फ्रेंड, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं फ्रेंड्स।
तो बी और डी होना चाहिए, नहीं। बी सी होना चाहिए, यानी जिसमें ये बी और सी हो, ये नहीं। तो जिसमें ये है फ्रेंड्स ए, बी और डी, ये ऑप्शंस होंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये सबसे सही आंसर है हमारा। अब इसको देख लेते हैं व्याख्या सहित। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए: बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़के एवं लड़कियों को सामान्य रूप से रुचिकर लगे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा, कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो इसमें देखिए, इसमें जो होंगे 3 ऑप्शंस हमारे सही है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें गलत है, तो उसी ऑप्शंस को आपको यहाँ पर ढूंढना है। इसीलिए फ्रेंड्स हमने मैंने पहली भी क्लास में आपको बोला है कि जब भी हम क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है हमसे करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए वो क्वेश्चंस कह रहा है कि वह कथन कौन सा है, और मतलब कि केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है जो नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो हमको वही ढूंढना है। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पौरणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। फिर है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। फिर है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 ऑप्शन तो हमें पॉजिटिव लग रहे हैं और एक ऑप्शन नेगेटिव लग रहा है। क्यों नेगेटिव लग रहा? क्यों? क्योंकि अगर हम सामूहिक यानी पर्यावरण के अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना है, तो वो तर्क 3 तर्क हमारे सही है और एक तर्क हम इससे रिलेट मतलब सही नहीं लग रहा। तो तीनों तर्क को देख लेते हैं एक बार फिर से, कि पौरणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है, तो ये सही लग रहा है। क्योंकि अगर पौण या हमारे जो भी गार्जियन है, अगर उनके समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ठीक लग रहा है। फिर बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। क्यों? अगर जब हम उनको ग्रुप एक्टिविटी कराएंगे तो उनके अंदर क्या होगा, वो सामंजस्य और सहयोग की भावना विकसित होगी और एक दूसरे को सहयोग करने को वो लर्न करेंगे, सीखेंगे। तभी तो वो आगे चल के एक दूसरे के प्रति उनके अंदर वो जो इमोशनल डेवलपमेंट होगा वही तभी ना जागेगा। तो ये फ्रेंड्स हमें सही लग रहा है। फिर है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, ये भी सही है। अगर बच्चा डिस्कशन करेगा, इन्वॉल्वमेंट होगा उस चीज में और डिस्कशन करेगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप एक्टिविटी होगा, तो उस चीज को वो और ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा। और मैंने फ्रेंड्स आपको डू और डोंट में, जो मैंने मेरी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो है फ्रेंड्स, उसको आप देखिए, वहां पर मैंने इसमें डू और डोंट में मैंने बताया है कि हमें बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी कराना है, ग्रुप डिस्कशन कराना है। बच्चा जितना ज्यादा वो मतलब कि इन्वॉल्व होगा, रियल लाइफ से अटैचमेंट उसका होगा, उतना ही ज्यादा वो सीखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ऑप्शन तीनों सही है और ये जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है। तो सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। जरूरी नहीं है कि खाली वो अंकों की ही उपलब्धि में अच्छा सुधार करेगा। तो ये इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत है। अब देख लेते हैं, सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चे पौड़ों से सीख सकते हैं। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीख जाते हैं, तथा सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चों में बहस होती है, जिससे वे अधिक सीख सकते हैं। जबकि बच्चों के अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करना सामूहिक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ए ऑप्शन है निर्धारण मापनी, बी ऑप्शन दत्त कार्य, सी ऑप्शन कागज पेंसिल परीक्षण और डी ऑप्शन मौखिक प्रश्न। तो डी सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दत्त कार्य। अब इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए तथ्यकार सबसे उपयुक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दल कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं, जिस पर किसी शिक्षक या अन्य बाह्य कारकों का दबाव नगण्य होता है। इस प्रकार के अध्ययन में
शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। नीचे पौधों के बीच में नीचे पौधों के बारे में सॉरी फ्रेंड्स, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो हमको फ्रेंड्स इसमें चारों ऑप्शंस में जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो विचार है उसको देखना है कि वो कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन है घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। सी ऑप्शंस बीज किसी पौधों का हिस्सा नहीं होते हैं। डी ऑप्शंस गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन हमें सबसे सही लग रहा है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो ये सही है वैज्ञानिक दृष्टि से कि हाँ, कि आपने भी देखा है कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो फल के श्रेणी में भी आती हैं फ्रेंड्स। तो इसको व्याख्या सहित देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से कुछ सब्जियां फल होती हैं या विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ फलों को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। उन वनस्पतिक फलों में कुष्मांड जैसे स्क्वैश, कद्दू और खीरा, टमाटर, मटर, सेम, बैगन आदि। फल एक परिपक्व अंडाशय है। अंडाशय के अंदर एक या अधिक बीजांड होते हैं। ये एडिशनल जानकारी है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कक्षा फोर्थ की एक जो क्लास है उसमें एक शिक्षिका है, वो अपने विद्यार्थियों से क्या कहती है कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो फ्रेंड इसमें आपको देखना है कि कौन सा आकलन की संभावना नहीं है, इसमें से वो देखना है, छांटना है। तो पहला ऑप्शन है ए प्रयोग, दूसरा बी चर्चा, सी प्रश्न पूछना और डी अभिव्यक्ति करना। तो जो ए ऑप्शन है फ्रेंड, इसमें ए ऑप्शन वाला प्रयोग वाला नहीं शामिल है। क्यों? क्योंकि जब हम जी वायोवृद्ध से पूछेंगे तो उस पर चर्चा भी होगी, पर चर्चा भी होगी। फिर उनसे हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड, फिर उसके बारे में जब प्रश्न पूछेंगे तो फिर क्या होगा, अभिव्यक्ति होगी। लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं हो रहा, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं इसको व्याख्या सहित भी। जब विद्यार्थी किसी वायोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधों के बारे में पूछेंगे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछने के कौशलों के आकलन की संभावना होती है, किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया है वे अब दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स 12वां क्वेश्चन है जो एक सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है इसमें, शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो इसमें क्या है, ए ऑप्शन बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझाने देना है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। इसमें क्या है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। तो वो जब बनाने के लिए उसको कहता है तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, इसमें नहीं ढूंढना है। बाकी देखिए ये तो है कि बच्चों को पुनश्चरण और पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, ताकि उससे वो क्या आएगा कि उस चीज को वो रीयूज कर पाएगा। तो वो समझ में उसको आएगा कि अगर ये चीज है
तो इसको हम कैसे यूटिलाइज अपने रियल लाइफ में कर सकते हैं, उसको हम पुनः प्रयोग क्यों कैसे कर सकते हैं, उसको रूपांतरण करके हम उसको कैसे अपने डेली लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये एक्टिविटी वो करने को सीख जाएगा। फिर कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को की प्रदर्शनी आयोजित करना, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। तो अब फिर है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। और फिर डी ऑप्शन है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, यानी क्रिएटिविटी, यानी सृजनशीलता यानी मीन्स होता है फ्रेंड्स क्रिएटिविटी। तो अगर हम बच्चों को उस चीज को मतलब कि अगर पुरानी वस्तुओं से या कूड़े कबाड़ या रद्दी से हम किसी चीज को बनाने के लिए उसको कहेंगे तो उसके अंदर क्या जागृत होगा, उसके अंदर एक क्रिएटिविटी ही आएगी ना, जिसे हम सृजनशीलता ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके उसको वो जब बनाएगा, उससे कोई चीज वो डेवलपमेंट करेगा, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, उसके अंदर सृजनशीलता का विकास होगा। तो ये ऑप्शंस भी सही है। तो सी ऑप्शंस जो हमारा फ्रेंड्स है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना ये रिलेटेड नहीं है इससे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हमारा नहीं है। अब देख लेते हैं इसको व्याख्या सहित भी। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहना, बच्चों में रद्दी वस्तु का पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझाना एवं बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना है, ना कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। पढ़ना है इसको, पढ़िए फ्रेंड्स। मैंने क्रियाकलापों की योजना कितनी अच्छी बनाई। डी ऑप्शन है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी ऑप्शन मेरी शक्तियां क्या थी। और डी ऑप्शन मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा क्या? क्या इन अगर इन 4 प्रकार के प्रश्नों को हम अगर करते हैं तो उससे उस प्रश्नों से उत्तर से क्या होगा हमारे अंदर? तो इससे क्या होगा, जो शिक्षकों का स्व आकलन होगा, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा, फिर शिक्षक द्वारा सामग्री आकलन होगा, फिर बच्चों का स्व आकलन होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सबसे सही है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न को हम करेंगे तो बच्चों का स्व आकलन खुद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इसको देख लेते हैं व्याख्या सहित भी। तो मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, ये क्वेश्चंस। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, ये क्वेश्चंस। मेरी शक्तियां क्या थी, ये क्वेश्चंस। मेरी शक्तियां क्या थी, ये क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस मुझे सचमुच सचमुच कठिन क्या लगा, ये क्वेश्चन। तो ये सभी मापनीय है। इसको हम मापन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ये सभी मापनीय है जो बच्चों द्वारा स्व आकलन के लिए निर्धारित की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे बच्चे अपने क्रियाकलापों के उद्देश्यों की प्राप्ति में आई कठिनाइयों का आकलन करते हैं तथा शिक्षायक की सहायता से इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 14 क्वेश्चंस। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो इसमें जो पर्यावरण के अध्ययन में पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो ए ऑप्शन है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमें लग ही नहीं रहा, क्योंकि ऐसा कुछ ऑप्शन हमको सही लग ही नहीं रहा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन हो, तो कठिन तो करना ही नहीं है हमें। फिर बी ऑप्शन है परिभाषा पर बल देते हैं। देखिए फ्रेंड, आगे हमको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमको मैंने आपको डू एंड डोंट में बताया भी है कि हमको पर्या भाषा पे, थ्योरी, मतलब इस तरह की एक्टिविटी पे हमको बल ही नहीं देना है। ठीक है, हमें रट्टा-वट्टा कुछ ऐसा लगवाना ही नहीं है, परिभाषाओं को पे ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं भैया, तो छोटे बच्चों को हमको ये सब नहीं कराना है। कितनी बार मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अगर आप फिर भी डू और डोंट की वीडियो नहीं देखे हैं, तो फ्रेंड्स ज़रूर जाके उसको देखिए, आपको बहुत सहायता मिलेगी सीटेट के पेडागोजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर सी ऑप्शन है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ये भी नहीं है। फिर डी ऑप्शन है बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है फ्रेंड्स, कि बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में। ठीक है फ्रेंड, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे आसानी से सीखते हैं। अब आई फ्रेंड 15वां क्वेश्चन। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है।
यानी एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या करता है, विभिन्न पशुओं के चित्र को देता है और उन पशुओं पर रंग बिरंग रंग भरने को कहता है, जो हमारे घरों में नहीं रहते। ठीक है, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता। ये तो फ्रेंड जाहिर सी बात है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, क्योंकि वो जब कलर करेगा उससे रिलेटेड, तो उसके अंदर क्या होगा, क्रिएटिविटी का विकास, डेवलपमेंट होगा ही। फिर अवलोकन का विकास, बी ऑप्शंस। सी ऑप्शंस क्या है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। और डी ऑप्शन है डाटा संग्रह का विकास करना। तो एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस में है, हमें सबसे सही ऑप्शंस लग रहा है ए ऑप्शंस, फिर बी ऑप्शंस। क्यों बी ऑप्शन क्यों है, क्योंकि अवलोकन, यानी जब वो अवलोकन करेगा, यानी मान लीजिए उससे रिलेटेड वो कलर भरता है, तो वो अवलोकन करके उससे रिलेटेड भरेगा कि हाँ, ये इस तरह का जो एनिमल है वो इस तरह का दिखता था, तो इसमें इस तरह का कलर हम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड। फिर सी, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, यानी फिर उसके अंदर क्या आएगा, वर्गीकरण का कौशल भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड। लेकिन डी ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि डाटा संग्रह का विकास करना ये नहीं सही लग रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सबसे सही है फ्रेंड्स। यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में विभिन्न पशुओं पर रंग भरने को कहता है, तो वह बच्चों में सृजनशीलता का विकास होगा, उसमें अवलोकन का विकास होगा और वर्गीकरण का विकास करना वो सीख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड, 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? मतलब इसमें हमें क्या करना है कि इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन सा है? तो हमें इसमें से जो 4 ऑप्शंस दिए हैं फ्रेंड, उसमें से हमें 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो इससे रिलेटेड हैं प्रश्न से। लेकिन एक एक कारण ऐसा है जो ऑप्शंस है वो इससे रिलेटेड नहीं है, और वही हमको इसमें से ढूँढना है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हम इसमें प्रश्नों को के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि कौन-सा कारण नहीं आता है। तो इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। फिर बी ऑप्शंस, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सी ऑप्शन, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। डी ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स हमारा, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा ये इससे रिलेटेड नहीं है फ्रेंड्स। बाकी ये तीनों इससे रिलेटेड हैं कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषयों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो उससे ये तीनों रिलेटेड हैं। जो कि आप एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको व्याख्या कहित सहित करके बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि पर्यावरण पाठ्यक्रम में पौधों और पशुओं को परिवार और मित्र उपविषयों के अंतर्गत सम्मिलित करना है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, एवं विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी ये जो इसमें ये चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, ये नहीं इससे रिलेटेड है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब आइए फ्रेंड्स 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? समुदाय के साथ अन्योन्याय क्रिया का अवसर प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, तो ये तो हमें करना ही है, बच्चों को संवेदनशील बनाना है। और संवेदनशील बच्चा कैसे करेगा कि जब तक उसके अंदर हम ग्रुप एक्टिविटी नहीं कराएंगे, उसके साथ मतलब बच्चों को एक साथ रख के उनके साथ तालमेल बिठवा के और ये सब मतलब हम एक्टिविटी नहीं कराएँगे, तब तक उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट नहीं आएगा। क्यों? कैसे इमोशनल डेवलपमेंट? मान लीजिए कोई बच्चा खेलते-खेलते गिर गया, तो दूसरा बच्चा उसको आके उठाएगा, उसको
उसको ट्रीट करेगा कि नहीं नहीं लगी, चलो उठ जाओ फिर से खेलते हैं, तो उसके अंदर एक इमोशंस आएगा। तो ये सब डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये इंक्लूडेड है। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। सी ऑप्शन क्या है, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स। डी ऑप्शन सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। डी ऑप्शन से आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स। ए बी सी हमारा चारों ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य समुदाय के साथ निर्णय क्रिया का अवसर प्रदान करना है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील भी बनाना है हमें, यानी बच्चों के अंदर हमें इमोशनल डेवलपमेंट भी करना है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करना है। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग भी करना है। अतः चारों विकल्प हमारे सही है फ्रेंड्स। आप देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 18 से 20 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है प्रश्न। तो शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। तो किस प्रकार है उत्तर, उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा उत्तर क्या है? हाँ, तो पानी गुम हो गया। तो जो 7 से 8 वर्ष का बच्चा है, अगर उसके वो बच्चा वाष्पीकरण वाल को देखेगा तो उसके मन में क्या आएगा? पानी गुम हो गया। कटोरे ने पानी को सोख लिया। इस तरह के उसके ऑप्शंस है फ्रेंड्स। तो उसमें से हमें सबसे सही ऑप्शंस किससे रिलेटेड हमको, इन ऑप्शन से रिलेटेड हमको यहाँ पर जो आंसर है उसमें से छांट के करना है कि कौन सबसे सही आंसर है। कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। इस तरह के ऑप्शंस ये हैं। अब ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो ए ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। तो बी ऑप्शन है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक वैकल्पिक विचार है। तो ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है फ्रेंड। सी ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है। डी ऑप्शन है बच्चों की सोच गलत है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो सबसे सही है। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो विचार उसके मन में आया है तो वो वैकल्पिक विचार है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। कटोरे में पानी उबालना एवं उसके वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग देखकर 7 से 8 वर्ष का बच्चा का वाष्पीकरण के बारे में दिया गया उत्तर जो है यह प्रदर्शित करता है कि बच्चों में वाष्पीकरण के बारे में वैकल्पिक विचार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन फ्रेंड। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो किस प्रकार करना चाहिए? अ, देख लेते हैं। उनके विचारों तथा पुनः उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। ऐसा कुछ करना नहीं है हमें, बच्चों को गलत ठहराना ही नहीं है। सबसे पहले अपनी गलती निकाल लेना है। एक एजुकेटर, एक शिक्षक को अब छोटे बच्चों को इस तरह हमको गलती निकालना ही नहीं है। अपनी गलती वहां पर हमको मान लेना है, लेकिन उसकी गलती हमको नहीं मानना है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर सी, जल चक्र जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। फिर वाष्पीकरण की परिभाषा दे। परिभाषा देखिए फ्रेंड, फिर परिभाषा आ गई। परिभाषा पे हमको कुछ करना ही नहीं है। और आगे भी देख लीजिए, याद रखने के लिए कहें तो याद, लर्न, रोट, ये सब मेमोराइज, ये सब कराना ही नहीं है। परिभाषा पे हमें जोर देना ही नहीं है, बल देना ही नहीं है। इस तरह की एक्टिविटी हमें बच्चों को कराना ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो सी ऑप्शन हमारा सबसे सही है कि फ्रेंड जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें बच्चों को। ठीक है, तो आप ये देख लेते हैं। शिक्षक को बच्चों को वाष्पीकरण के बारे में उचित ढंग से बताने के लिए जल चक्र का एक मानक चार्ट बच्चों के सामने प्रदर्शित करें जिससे बच्चे देखकर सीखें। ठीक है फ्रेंड। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स की वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शंस के अनुसार। जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित कीजिए। फिर बी ऑप्शन से जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। फिर सी ऑप्शन से क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है फ्रेंड्स। डी ऑप्शन है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाए। ऐसा कुछ करना ही नहीं है हमें, ना सूची बनवाना है, ये सब नहीं करना है, ना आरेख करवाना है, ना 5 लाभ लिखिए, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें किस तरह के प्रश्न बच्चों के सामने करना है कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, यानी कि उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग पैदा करना है हमें, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं पैदा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि बच्चा सोचे उस चीज को। ठीक है, अब देखिए
वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए बच्चों से प्रश्नों किया जाए कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। इससे बच्चे पूर्व में शिक्षक द्वारा बनाए गए जल चक्र चार्ट से विविध प्रकार के उत्तर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं फ्रेंड? उत्तराखंड, राजस्थान, ये नहीं है फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जो जम्मू कश्मीर से सटा यानी पड़ोसी जो राज्य है फ्रेंड, वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह के चार्ट से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, और अक्सर पूछता ही है। ये सब एकदम फिक्स क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये हूबहू क्वेश्चंस उठा के नहीं पूछेगा, लेकिन उससे रिलेटेड ही इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए जम्मू कश्मीर के दर पे कोई उससे रिलेटेड पूछ लिया कि उसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो इसलिए आप चार्ट का भी थोड़ा सा एनालिसिस करके जाइएगा कि कौन सा राज्य किसके पास में है, किससे सटा हुआ है, कौन सा राज्य पूरब में है, कौन सा राज्य पश्चिम में है, कौन सा राज्य उत्तर में है, कौन सा राज्य दक्षिण में है। तो ठीक है फ्रेंड। अब उतना डिटेल में मैं एकदम लेक्चर बाय एनवायरनमेंट की मतलब चैप्टर वाइज क्लास नहीं ले सकता फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत कम है। आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही बताने की कोशिश करूंगा। अगर ये क्वेश्चंस अगर हूबहू उठा के रिपीट कर दिया तो आपका क्वेश्चन सर मतलब कि एक नंबर फिक्स है। लेकिन अक्सर फ्रेंड क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड ही पूछता है, ऐसा ही पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको जो क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं और कई बार आए। तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब हैं। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स। तेग स्थान के नाम के साथ प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हैं हमारे कौन स्थान हो गए, यानी उस जगह से रिलेटेड स्थान हो गए हैं, यानी राज्य हो गए। अब उस राज्य में कौन से किस टाइप के हाउस यानी घर होते हैं फ्रेंड, उससे रिलेटेड आपको ये मैचिंग करना है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है सीटेट में फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट में। तो ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ऑप्शंस पढ़ते हैं और ऑप्शंस में उससे रिलेटेड घर कौन सा है ये देख लेते हैं। तो मनाली में कौन सा घर आएगा फ्रेंड्स? तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। तो ये फ्रेंड्स नहीं हो सकता। राजस्थान में किस तरह के घर होते हैं फ्रेंड्स? तो ये देख लेते हैं। तो राजस्थान में होते हैं फ्रेंड्स मिट्टी के घर, जिनकी छतें कटीली और झाड़ियों से छाई होती हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी हो पड़ती है फ्रेंड्स, तो इसलिए मिट्टी के घर होते हैं। और मिट्टी के घर के ऊपर छत पर जो होते हैं वो कटीली झाड़ियों में से छाई होती है, ताकि मिट्टी के घर ठंडी वो ठंडा रहता है। इसलिए मोटी मोटी दीवारें होती हैं राजस्थान में मिट्टी के घरों की। और वहां पर जो घर होते हैं उनकी मिट्टी के घर घर होते हैं, और उसके ऊपर छत पे कटीली झाड़ियां होती हैं। तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया राजस्थान से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स, मनाली में किस तरह के घर होते हैं तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मनाली में होते हैं घर फ्रेंड्स पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत, ये नहीं होता, बांस के खंबे पर बने ऊंचे उठे हुए घर। 5 ऑप्शन है साइड मेरे ख्याल से फ्रेंड, हाँ 5 ऑप्शन है। एक मिनट। हाँ, असम में क्या होता है कि असम में क्या होता है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत होती है फ्रेंड, इसलिए यहाँ पर बांस के घर बनाए जाते हैं और खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये असम से रिलेटेड है। मनाली से रिलेटेड कौन सा घर है फ्रेंड्स? अब देखिए लद्दाख से भी अब 2 ऑप्शंस बचे हैं। अब इन पांचों में से 2 तो हमारा आंसर मिल गया ना फ्रेंड। अब लद्दाख को देख लेते हैं। तो लद्दाख में क्या होता है कि जो पत्थर के घर होते हैं जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। क्यों होते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि लद्दाख में बहुत ठंड पड़ता है फ्रेंड, तो यहाँ पर अक्सर पत्थर के घर बने होते हैं जिनके फर्श और छत पर लकड़ी लगी होती है। और लद्दाख के जो घर के बेसमेंट होता है, बेसमेंट भी बंद होता है, क्योंकि जब बहुत ठंड पड़ने लगती है, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके अंदर जो बेसमेंट के अंदर नीचे जो घर होता है अंदर बेसमेंट टाइप का जो रहता है रूम, उसमें वो जानवरों को बांधते हैं। ठीक है, अपने गाय भैंस को बांधते हैं ताकि वो ठंड से उनको नुकसान ना पहुंचे।
अब ये हो गया फ्रेंड्स, और ये देख लीजिए अब मनाली में क्या होता है कि जो होता है कि हमारी जो मनाली में किस तरह के घर होते हैं, मनाली में घर होते हैं पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ना हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ए का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ये देखिए फ्रेंड्स, डी का ऑप्शन यानी डी हमारा ऑप्शन है। तो ए का ऑप्शन हो गया हमारा फ्रेंड्स दूसरा, डी का ऑप्शन हो गया हमारा चौथा, ये देखिए फ्रेंड चौथा हो गया। अब हमारा सी का ऑप्शन हो गया है पहला, तो सी का ऑप्शन ये पहला हो गया फ्रेंड्स, और डी का ऑप्शन हो गया है पांचवा, तो डी का हमारा ऑप्शन हो गया पांचवा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा डी ऑप्शन सबसे सही आंसर है। अब देख लेते हैं व्याख्या सहित भी। सुमलित है कि मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं। राजस्थान में क्या होता है, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम में क्या होता है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। लद्दाख में क्या होता है, किस तरह के घर होते हैं, किस तरह के घर पाए जाते हैं, पत्थर के बने होते हैं, जिनके घर जिनके जो फर्श होती है और छतें जो होती हैं वो लकड़ी की बनी होती है। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन क्या होता है। तो इसके जो डिजाइन बनते हैं पशुओं के त्वचा पर या विभिन्न पैटर्न बन जाते हैं, तो वो किस कारण से बनते हैं, तो उसको ऑप्शंस के थ्रू देख लेते हैं। तो उनकी त्वचा पर बालों के कारण, उस जलवायु के कारण होते, मतलब कि उस पे जो ये जो जलवायु के कारण हो जाते हैं बाल पे पैटर्न या डिजाइन, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ऐसा भी नहीं है। परिवर्तित प्रकाश के कारण, ऐसा भी नहीं है। तो जो होता है पशुओं के ऊपर जो त्वचा पर बाल होते हैं उनके कारण ये विविध पैटर्न और डिजाइन बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है। जैसे बाघ, जिराफ, बकरी आदि सबके आप देखोगे तो उसमें उनके जो आप डॉग हो गए, ये सब जो हैं उनके आप बालों को के कारण उनमें देखिए आप कभी कभी डिजाइनफुल बने होते हैं, तो वो पैटर्न और डिजाइन सिर्फ बालों के कारण हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स 24वां क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है, तो डी ऑप्शन है जंगल द्वारा अधिनियम 2007 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी ऑप्शन हमारा सही है फ्रेंड्स। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा माना गया है। यह अधिनियम जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था उन्हें पुनः प्रदान किया गया है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फिर मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, एचआईवी एड्स, डेंगू। सी डी ऑप्शन एचआईवी एड्स, हैजा, डेंगू। तो मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक है फ्रेंड्स, मच्छरों से फैलने वाले रोगों क्या नाम है, डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया होते हैं। ठीक है फ्रेंड, डेंगू एवं चिकनगुनिया एंडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। ये एडिशनल जानकारी फ्रेंड्स, मान लीजिए ये क्वेश्चन उठा के नहीं पूछा तो ये पूछ लेगा इससे रिलेटेड कि डेंगू और चिकनगुनिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो ये जाने रही है इंडीज मच्छरों के काटने से होता है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही हैं, जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार की बीमारियों में रहता है। आप देख लीजिए, मान लीजिए इसी में से ये उठा के पूछ लीजिएगा कि उसके लक्षण क्या होते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन पूछ लिया डेंगू एवं चिकनगुनिया में मतलब कि होने पर क्या मतलब कि क्या तक मतलब कि क्या सफर करता है व्यक्ति, या व्यक्ति को क्या परेशानी होती है, तो उससे भी ये मतलब ऑप्शंस में ये दे देगा, जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार की बीमारियों में रहता है, इस तरह के ऑप्शंस दे देगा। तो आपको जब जो व्याख्या सहित में प्रश्न कराने का मेरा मेन उद्देश्य है, मेन मोटिव है फ्रेंड्स, कि एक क्वेश्चंस के साथ आपके इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं तो आपको व्याख्या सहित प्रश्नों को यहाँ पर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द वर्षों तक रहता है। अब देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया में सेम एक्टिविटी होता है कि जोड़ों में दर्द होता है।
ठीक है, मतलब मच्छर इस तरह एंडीज मच्छर के काटने पर जब चिकनगुनिया और डेंगू होता है तो इन दोनों के लक्षण सेम होते हैं, लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार की बीमारियों में रहता है। लेकिन जो परंतु चिकनगुनिया में जो होता है ये दर्द वर्षों तक रहता है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड। जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर यानी मादा एना एनोफ्लेज जो मच्छर होती है, मादा होती है, इसको एनोफ्लेज बोलते हैं। यह रोग प्रोटोजुआ परजीवियों द्वारा फैलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड, घटपर्णी पौधा जिसे नेफेंथीज बोलते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें इसकी क्या खूबी होती है, ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। कि कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ध्वनि तो नहीं निकालता फ्रेंड्स। का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, ऐसा भी नहीं है। भारत में नहीं पाया जाता, नहीं भारत में पाया जाता है फ्रेंड्स ये नेफेंथीस पौधा पौधा। और डी, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, तो ये सही फ्रेंड है, सबसे सही आंसर हमारा डी है। क्यों, अब इसको हम व्याख्या सहित में देख लेते हैं कि इसकी खूबी क्या होती है घटपर्णी पौधों की। ये होता है एक सुराहीदार पौधा होता है फ्रेंड्स, जो कि ये अपने सुराहीदार पौधा होता है, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। बड़े बड़े जो होते हैं वो मतलब बहुत बड़े, मतलब ज्यादा बड़े भी नहीं होते, मतलब बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि आसानी से चूहा, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों को आसानी से अपने अंदर फंसा लेते हैं और उनसे वो बाहर भी नहीं आ पाते। तो इसमें क्या होता है, ये जो गटपर्णी पौधा होता है फ्रेंड, ये एक प्रकार की स्मेल निकालता है, और उस स्मेल को इस स्मेल की वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं, मेढक है, चूहा है, वो अट्रैक्ट होके इसके तरफ जाते हैं और इसके मुंह से प्रवेश, जब इसके मुंह में प्रवेश करते हैं तो ये अपने अपने ढक्कन को गिरा लेता है, अपने मुंह को बंद कर लेता है, तो वो वहां जब फंस जाते हैं तो उसके अंदर वो उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर उससे ये घटपर्णी पौधा क्या पाता है, यानी मतलब कि वो अपना पोषक तत्व पाता है और क्या पड़ता है, नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है उनसे। घटपर्णी पौधों की पत्तियां पूर्ण रूप से यह उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है जिसकी लंबाई 1 इंच से, अब देखिए इसकी विशेषता क्या है कि ये पौधा 1 इंच लंबाई का से होता है और 1 फुट तक का जाता है, 1 फुट तक लंबा होता है। ये पौधे मेढकों और कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, जिससे यह पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स 27वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो कौन सा ऐसा जो खाद्य पदार्थ है जिसमें लौह तत्व यानी कि आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर, तो आंवला पालक गुड़ में आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है फ्रेंड्स। तो दिए गए खाद्य पदार्थों में आंवला पालक गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा रहती है। लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इसी से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि लौह लवण की कमी से मतलब की कमी के अधिकांश शिकार कौन होते हैं, या अधिकांश कमी किसमें पाई जाती है, किन में पाई जाती है, तो उसमें ऑप्शंस दे देगा, आदमी को भी रख देगा एक ऑप्शंस में, और एक ऑप्शंस में रखेगा बालकों एवं महिलाओं में सबसे ज्यादा लवण की कमी पाई यानी आयरन की कमी पाई जाती है। तो ये हम हमसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और तैयार हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि बालकों में और महिलाओं में ज्यादातर आयरन की कमी देखने को मिलता है। लौह लवण यानी आयरन से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। अब देखिए इसी से एक क्वेश्चन से भी तैयार हो गया कि इससे हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक करता है, यानी कि संवाहक होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है फ्रेंड, लौह तत्व की कमी से रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आयरन की कमी जब नहीं होगी तो हम ये हमारा शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो प्रचुर मात्रा में रहेगी और बराबर रहेगी जो चाहिए, जिसे अरक्तता यानी एनीमिया। अब लौह तत्व की कमी से कौन सा डिसीज का नाम पूछ लिया जाएगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग हो, आयरन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, इस तरह के सीटेट में क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो एनीमिया, उस रोग का नाम एनीमिया, जिसे अरक्तता बोलते हैं कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए एक क्वेश्चन से आपसे 4-5 क्वेश्चन तैयार हुए कि नहीं हुए। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे कौन, कहाँ से आए थे, मिर्च हमारे देश में मिर्च कहाँ से आई थी, ऑस्ट्रेलिया से आई थी, या जो उज्बेकिस्तान से आई थी, या दक्षिण अमेरिका से आई थी, या अफगानिस्तान से आई थी। तो हमारे
देश में मिर्च दक्षिण अमेरिका से आई थी? और ये फ्रेंड्स कई हर बार कई ईयर में ये पूछ चुका है कि मिर्ची हमारे देश में किस जगह से आई थी, तो दक्षिण अमेरिका से आई थी। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मिर्च का मूल उद्गम देश अमेरिका यानी मैक्सिको को माना जाता है। अब देखिए फ्रेंड, अब मान लीजिए पूछ तो लेगा कि सीटेट में पूछ लेगा मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई थी। भोजन पकाने में जो यानी कि देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, तो हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी मतलब आए थे, कहाँ से आए थे? तो अब मान लीजिए दक्षिण अमेरिका ऑप्शंस में ना रह के मैक्सिको दे देगा, तो वहीं से बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि अरे यार! मैं तो दक्षिण अमेरिका पढ़ा था, यहाँ मैक्सिको ऑप्शंस दिया है। तो इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा और मेरे ख्याल से मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप व्याख्या सहित क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जिसमें थोड़ा-सा व्याख्या दिया हो उससे रिलेटेड, ताकि आपको उससे रिलेटेड एडिशनल जानकारी आपको मिले रहे आपको। मान लीजिए अगर उसी से घुमा के पूछ लिया क्वेश्चंस, रहेगा क्वेश्चंस वही, लेकिन मान लीजिए उससे घुमा के ही पूछ लिया, तब आप क्या करोगे? इसलिए मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको यहाँ पर एडिशनल जानकारी उससे रिलेटेड मिल के जाए और आप क्वेश्चंस पेपर वहाँ पर जब किसी भी तरह से पूछे सीटेट में आप उसको सॉल्व करने के लिए सक्षम रहो। ठीक है फ्रेंड? तो मिर्च का मूल उद्गम देश अमेरिका, मेक्सिको को माना जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायिक दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको से आए थे। मिर्च कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है। अब देखिए, एक और जानकारी मिली ना कि मिर्च जो है, वो कैप्सिकम यानी जो आपने जो देख जिसे हम शिमला मिर्च बोलते हैं, ये शिमला मिर्च आप देखे होंगे बड़े-बड़े होते हैं। तो वो कैप्सिकम वंश के जो होते हैं, एक पादप का फल है तथा यह सोलेनेसी कुल का सदस्य है। आप मान लीजिए अगर कुल से पूछ लिया कि मिर्च किस कुल से आता है, सीटेट मान लीजिए अब भाई सीटेट पहले इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, अब तो वो अपना ट्रेंड चेंज करेगा ना। अब ट्रेंड चेंज करेगा, मान लीजिए थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई कर दिया, तो आप क्या करोगे? तो उससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी रहेगी तभी तो आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर सोलेनेसी कुल का सदस्य होता है। ठीक है फ्रेंड? स्वाद, तीखापन और गूदे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग एक सब्जी, शिमला मिर्च या एक मसाले, लाल मिर्च के रूप में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए फ्रेंड्स, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता हो गया या सकापोरा हो गया या बया हो गई या कलचिड़िया हो गई। तो फाख्ता जो यानी जिसे हम डव पक्षी बोलते हैं, डव बर्ड बोलते हैं, फाख्ता वो जो होता है वो क्या करता है, वो कैक्टस यानी कटीले पौधों के बीच में यानी कैक्टस के पौधे के बीच में अपना घोंसले को बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स? कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है या सामान्यतः कबूतरों के नाम से जाना जाता है या कोलंबी फॉर्म्स गुण सॉरी सॉरी फ्रेंड्स या कोलंबी फॉर्म्स गण एवं कोलंबिडी कुल का पक्षी है। ठीक है फ्रेंड्स? तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि एक पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु की को पहचानिए। आप देखिए फ्रेंड्स, एक पशु है जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मतलब कि यहाँ पर उसकी विशेषता बताई गई है और उस विशेषता से आप इन चारों ऑप्शंस में उस पशु का खुद पता लगाइए कि उस पशु में कौन ये पशु में कौन ये जो वो विशेषता बताई गई है वो किस पशु से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड? अब देखिए, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है फ्रेंड? तो अब ये क्या हो गया फ्रेंड्स कि ये कौन सा पक्षी है? स्लॉथ पक्षी है, सॉरी फ्रेंड्स पक्षी कह रहा हूँ। जीव कौन सा जीव है? स्लॉथ है या लंगूर है, चिंपैंजी है या पैंडा है। तो ये जो फ्रेंड ए ऑप्शन हमारा स्लॉथ, ये स्लॉथ के अंदर ये गुण पाया जाता है। स्लॉथ एक भालू जैसा फ्रेंड दिखने वाला जीव है, जानवर है, एनिमल है। तो वो क्या करता है, वो दिन के 17 घंटे सोता है फ्रेंड्स और भी वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। और ये इतना आलसी है फ्रेंड्स कि ये मतलब कि वह जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्तियों को खाता है। ठीक है फ्रेंड्स? और ये मलमूत्र करने के लिए मेरे ख्याल से भी ज्यादा नहीं उतरता। एक बार कर लिया आराम से, यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये इसकी एडिशनल जानकारी, आइए हम और देख लेते हैं व्याख्या सहित में। स्लॉथ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है।
ये स्लॉथ जो होता है, ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी जीव है, ठीक है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब इतना आलसी है फ्रेंड्स ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप अगर इंटरनेट पे आप सर्च मार को देख लेना फ्रेंड्स इसके बारे में, और इसका आप पिक भी देख लेना कि स्लॉथ होता कैसे है। मैं यहाँ पर लगाना मतलब पिक नहीं लगा पाया, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो आधुनिक स्लॉथ जंगल के, तो यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्लॉथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। तो जो स्लॉथ होता है वो जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। यह देखने में भालू जैसा है, परंतु भालू से भिन्न होता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, एकदम। बस 17 घंटा, मतलब 24 घंटे में 17 घंटा सोता ही है फ्रेंड्स। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। यह एक एवं जीवित रहने के लिए यह पेड़ की पत्तियों को खाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो फ्रेंड क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी कमेंट बॉक्स में आपकी राय हो उसको जरूर लिख के मुझे बताइएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो भी बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं और कंटिन्यू करने की कोशिश करता रहूं। आपके रिस्पांस अगर पॉजिटिव आएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि फिर मैं भी आपको मोटिवेट होकर और अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।